नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसएससी फॉर श्योर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैनी थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने लास्ट वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जीएस की स्ट्रेटजी जो कि अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स में काफी कारगर साबित होने वाली है। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी अदर सीपीओ या कोई भी अदर एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, देन वो स्ट्रेटजी आपकी हमेशा काम आने वाली है। या इनफैक्ट अगर आप स्टेट पीसीएस टारगेट कर रहे हैं तो भी वो स्ट्रेटजी आपके काम आने वाली है। तो आज का ये वीडियो है बहुत खुशी के साथ मैं बना रहा हूं क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी ने लेट नाइट वो नोटिफिकेशन अपलोड करा। उसकी वेबसाइट है ssc.nic.in। तो आपको अगर ऑथेंटिक या जेन्युइन इंफॉर्मेशन कोई भी एसएससी से रिगार्डिंग चाहिए हो तो प्लीज रेफर टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर या सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप किसी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की गारंटी नहीं ले सकते। अगर आपको कोई भी जेन्युइन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए आप वेबसाइट को रेफर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो कल नोटिफिकेशन अपलोड किया है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम टूथ एंड नेल। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या डेट्स हैं, क्या क्रूशियल डेट्स हैं, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करें, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड करवाना हो या मेरे से कोई रिक्वेस्ट हो प्लीज कमेंट करना। मुझसे जुड़ने के लिए या चैनल से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल सारे दिए हुए हैं और पिछले दोनों वीडियोस के लिंक या वीडियो के एंड में आपको वो दोनों के दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे कि आज एसएससी ने नोटिफिकेशन अपलोड करा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 एग्जाम का। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी बात है और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि एसएससी ने इसको रात में ही अपलोड कर दिया। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि दिन में नोटिस अपलोड होती है, ये नोटिस कल रात में 12:30 AM को ही अपलोड हो गई थी। तो ये अच्छी चीज़ है कि एसएससी फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कुछ क्रूशियल डेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 29 दिसंबर यानी आज की डेट से ले करके 1 मंथ एसएससी प्रोवाइड कराती है किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 31 जनवरी 2021 तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। जो लास्ट टाइम है वो रात के 12 बजे नहीं 11:30 का टाइम है। तो एप्लीकेशन जो आप कर सकते हो 31 जनवरी 2021 11:30 PM तक कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हो तो उसकी लास्ट डेट है 2 फरवरी 2021। अगर आप ऑफलाइन चालान जनरेट करके पेमेंट कर रहे हो तो उसकी लास्ट डेट है 4 फरवरी 2021। और अगर आप चालान अपडेट करते हो तो उसकी लास्ट डेट है 6 फरवरी 2021। टाइमिंग्स हमेशा ध्यान रखना, रात का 12 बजे नहीं 11:30 PM की टाइमिंग है। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है रिगार्डिंग टायर 1 एग्जामिनेशन। तो उसके लिए जो आपका टायर 1 एग्जाम कंडक्ट होना है उसके लिए डेट्स हैं 29 मई 2021 से 7 जून 2021। तो मई और जून में ये एग्जाम होना है। टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और टायर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर की डेट्स बाद में डिसाइड करी जाएंगी। तो ये बेसिकली छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पोस्ट होती हैं बेसिकली वो स्टार्ट होती है ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल से और ये ग्रुप सी तक की पोस्ट होती हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे ये पे लेवल 8 है यानी कि ये ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे। इसके अंदर 2 ही वैकेंसीज आती हैं C&AG ऑफिस का, डिपार्टमेंट अंडर C&AG है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी अपर एज लिमिट 30 इयर्स है, मिनिमम एज लिमिट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो बेसिकली 18 to 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज परमिसिबल है, तो ये कौन कौन सी हैं आप देख लेंगे एक बार। इसके बाद आते हैं पे लेवल 7 में या 4600 ग्रेड पे। तो ये इंस्पेक्टर पोस्ट या ASO की पोस्ट होती हैं बेसिकली वेरियस डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जिसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है उसको चार्ज हो रहता है कि उसको CSS मिल जाए। बेसिकली गर्ल्स के लिए चूंकि लाइफ लॉन्ग पोस्टिंग दिल्ली रहती है तो ये काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स। अब ध्यान से देखोगे इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स ही है। सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं। ASO IB में, ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में,
ASO मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ASO AFHQ में। AFHQ में अच्छी जॉब है, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है ऑफिस ड्यूरेशन में, तो जिसको उससे प्रॉब्लम है वो इसको छोड़ सकता है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ASO की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है बेसिकली। इसकी एज लिमिट देखो 18 to 30 ईयर्स है। ऊपर जितनी भी पोस्ट थी सबके लिए 20 to 30 ईयर्स या नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। यहाँ पर एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स आ गई। तो जिनकी एज 18 to 20 के बीच में है वो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दैट इज असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी दो तरीके की पोस्ट है, एक 20 to 30 ईयर्स, एक 18 to 30 ईयर्स। तो ध्यान से देखना, जब वैकेंसीज का चार्ट आए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, RTI लगा के पता चलेगा। मैं भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा इन्फॉर्मेशन, तो आप भी अपने तरफ से सजग रहना, ठीक है। इसके बाद एक प्रीमियम पोस्ट आती है CBDT की, और एक प्रीमियम पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ASO की, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट लेने के लिए आपको अंडर 50 या अंडर 100 रैंक लानी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि जॉब आपके मन की, लोकेशन आपके मन की, अगर आपको चाहते हैं आप, तो आपको 100 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। बेसिकली मैं सारी रेफरेंस चीज जनरल कैटेगरी मान करके चल रहा हूँ, है ना। इसके बाद आती है CBIC डिपार्टमेंट में, जिसमें एक्साइज एंड कस्टम दो डिपार्टमेंट होते हैं। कस्टम्स में होते हैं प्रिवेंटिव और एग्जामिनर्स, और GST में होता है सेंट्रल एक्साइज। ग्रुप B की पोस्ट है। और ध्यान से देखना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप C की पोस्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स ही है। इसके बाद असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर या CBI में सब इंस्पेक्टर। सो अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करना चाहते हैं या CBI में काम करना चाहते हैं, तो ये दो पोस्ट आपके लिए सुटेबल है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक सौतेले बच्चे वाली पोस्ट है, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। बहुत सारे लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उसका जो भी पर्सनल रीजंस होते होंगे मैं ज़रूर किसी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसकी एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। इसी तरीके से नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट NCB सुना होगा ना, रिया चक्रवर्ती, तो वही वाली पोस्ट है ग्रुप B की, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके बाद डिसेबिलिटीज़ में आप ध्यान से देखना, जितनी भी जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं या इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, उसमें कुछ PWD कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो 4600 हो गया। इसके बाद आते हैं 2800 ग्रेड पे। तो ये सारी की सारी ग्रुप C की पोस्ट होती हैं, और इसमें सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि सुटेबल नहीं है PWD कैंडिडेट्स के लिए। बाकी देखो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट और सब इंस्पेक्टर, है ना। सॉरी ये 4200 ग्रेड पे है, नॉट 2800, दिस इज 4200 ग्रेड पे। तो 4800, 4600, देन 4200। 4200 में आप देखोगे असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप B की पोस्ट है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये भी ग्रुप B की पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट, ये राजा वाली पोस्ट है ना, कि आपको अपना केबिन मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको सब मिलता है ना। तो डिविजनल अकाउंटेंट बहुत सारे लोग प्रेफर करने वाले हैं पोस्ट से ऊपर। बस इसमें एक स्टार बना लेना कि अगर होम स्टेट की पोस्टिंग है तब तो अच्छा है, क्योंकि घर के पास ऑफिस रहता है। अगर होम स्टेट की नहीं है तो ट्रांसफर्स बहुत मुश्किल हैं, अनटिल एंड अनलेस आप AO नहीं बन जाते हो, आपका अगला प्रमोशन नहीं हो जाता। इसके बाद सब इंस्पेक्टर NIA में, और एक जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसकी अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। इसके लिए एक सेपरेट एग्जाम देना पड़ता है, GSO का पेपर 3 का, और AO के लिए पेपर 4 होता है, ठीक है। अब 2800 पे आ जाते हैं पे लेवल 5 पे। तो दीज ऑल आर 2800 ग्रेड पे। इसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो ऑडिटर की और अकाउंटेंट की ही होती हैं, जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की। C&AG में, अदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में, CGDA में, C&AG में अकाउंटेंट की और ऑडिटर की और जूनियर अकाउंटेंट की, है ना। ग्रुप C की ये सारी की सारी पोस्ट्स हैं। ध्यान से देखना, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। यहाँ पर 30 ईयर्स का कैप नहीं है, यहाँ पर 27 ईयर्स ही है। और ये होती है 2400 ग्रेड पे, है ना। सबसे निचले स्तर की जो पोस्ट होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड रिव्यू लेवल में, इसमें देखो TA CBDT और CBIC। तो ये दो में से अगर आपको प्रेफरेंस मिले तो CBDT को हमेशा ऊपर रखना। रीज़न वही है, प्रमोशन वाला। नए RR CBIC में एप्लीकेबल है, जिसके तहत आपको 10+5 यानी कि 15 ईयर्स लगते हैं इंस्पेक्टर बनने में। वहीं CBDT में ये सेम चीज़ 6 to 7 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। अदर होता है UDCs, तो दिल्ली पोस्टिंग जिसको चाहिए वो UDCs प्रेफर करेगा, है ना। कुछ होता है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मैंने बताया ना, NCB वाला, तो ये भी ग्रुप C की पोस्ट है, और इसमें PWD वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी सब में कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। इसके साथ साथ जो शॉर्ट फॉर्म्स वहाँ पर दी हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया हुआ है
कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान से देखोगे कि फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं किसी किसी पोस्ट के लिए, है ना। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फिजिकल पैरामीटर्स हैं। अगर आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 कायदे से पास भी कर ले रहे हो और आप फिजिकल में फेल हो रहे हो, देन आप कंसीडर नहीं किए जाओगे किसी अदर प्रेफरेंस के लिए। तो बहुत ध्यान से आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है। ये कौन कौन सी पोस्ट है? सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसके बाद सब इंस्पेक्टर सीबीआई और एनआईए में। इनके लिए फिजिकल पैरामीटर्स डिसाइडेड है पहले से, हाइट इतनी होनी चाहिए, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करा के देखेंगे, ठीक है। और वैकेंसीज कितनी है? तो 6506 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें से ग्रुप बी गेजेटेड 250 मैंने आपको बताया था, डबल की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट, तो ये 250 है। बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट है 4600 ग्रेड पे, या ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट कितनी है? 3513। तो ये नंबर इम्प्रेसिव है, राइट, ये नंबर इम्प्रेसिव हो। और बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो 2743 है। तो ये नंबर थोड़ा सा इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सब ऑटोमेशन हो रहा है। तो जितनी भी लोअर पोस्ट हैं, क्लरिकल लेवल की बेसिकली जितनी भी जॉब्स हैं, वो सारी की सारी खत्म करने की एक तरीके से कोशिश चल रही है। सारा काम ऑटोमेशन, कंप्यूटर, ऑनलाइन ही होगा। तो तैयारी हो, बेसिकली जब आप तैयारी करते हो तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फाइट करते हो। तो ये जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है 3513, ये इंप्रेसिव है और आप इसमें मेहनत कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिजर्वेशन है एज पर रूल और एज पर लॉ सभी को मिलेगा। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप के बारे में दे रखा है ना। तो ये क्रूशल डेट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्रूशल डेट जो एज रेकनिंग की है वो 1 जनवरी 2021 है, राइट। तो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं, लगभग 6 महीने आपके बचा दिए गए हैं। और ध्यान से देखना कि 2 जनवरी 1994 से आप पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, जिसमें भी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, है ना। और जिसमें 20 to 27 है उसके लिए 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001, जिसमें भी 30 ईयर्स है उसके लिए 2 जनवरी 1991 और 1 जनवरी 2003। इनके बीच की अगर आपकी बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। जो इकलौती पोस्ट है 32 ईयर्स जिसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो है 2 जनवरी 1989 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी बर्थ होनी चाहिए। जो भी एज रिलैक्सेशन है वो SC/STs के लिए 5 ईयर्स, OBCs के लिए 3 ईयर्स, PWD एंड रिजर्व के लिए 10 ईयर्स, OBCs के लिए 13 ईयर्स और SC/STs के लिए 15 ईयर्स, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो लोग ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन का कोटा यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद जॉब में आने के बाद वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, एक्स सर्विसमैन का कोटा काम नहीं करेगा। बाकी अगर उन्होंने एग्जाम ज्वाइन करने से पहले ही एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर लिया है तो उनके लिए वो कोटा एलिजिबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद ही एलिजिबिलिटीज़ के बारे में दे रखा है और कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है उसके बारे में भी लिखा है। तो फ़ोटो का साइज़ होगा 3.5 × 4.5 और उसमें आपकी फ़ोटो होगी जो कि लास्ट 3 साल से पहले की ही होगी, ठीक है। सॉरी, लास्ट 3 मंथ से पहले की होगी। तो फोटो का साइज़ क्या होगा? 3.5 × 4.5। ये आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पर डेट लिखी होगी 29/12 या 2020 या जो भी डेट होगी वैसे ही लिखी होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। तो सभी पोस्ट के लिए, CGL की सभी पोस्ट के लिए नॉर्मल एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ पोस्ट है जिसके लिए स्पेसिफिक या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे डबल पोस्ट के लिए चूंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या मास्टर ऑफ कॉमर्स, MCOM होना चाहिए, MBA, MBS, MBE कुछ भी होना चाहिए, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर 2 कैंडिडेट सेम क्वालिफिकेशन के मिलते हैं तो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जॉब के बीच में आपको एक एग्जाम पास करना होता है SAS का, ठीक है, जॉब कंफर्मेशन के लिए, सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन, तब आपकी जॉब पक्की होती है। JSO की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बस इतनी है कि 12th के मैथ्स में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हों या स्टेटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में। बाकी सभी पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री, तो सभी के लिए बैचलर्स डिग्री है, एक जनरल टर्म में आप इसको समझ सकते हो। इसके साथ साथ आप ध्यान से देखना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2021 तक आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। जो फाइनल ईयर के हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते उनकी डिग्री उस टाइम तक कंप्लीट हो जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा था, यहाँ पर भी ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी फॉर्म फिल करने के लिए आपको ssc.nic.in पर जाना है। और वहाँ पर फोटो के बारे में मैं बता रहा था, तो फोटो का साइज होगा 20 KB to 50 KB। डेट के लिए मैंने बताया था कि प्रिंटेड होगी, 3.5 × 4.5 होगा, ओके।
तो जिन फोटोग्राफ पे डेट्स नहीं प्रिंट होगी वो बेसिकली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट के बारे में मैंने बताया 31 जनवरी 2021 11:30 PM। तो इसका वेट नहीं करना, इससे पहले ही फिल कर देना है। देखो एसएससी ने क्लियर कट लिखा है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते अगर वेबसाइट नहीं चली तो आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। फीस 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, बाकी SC/STs या विमेन कैंडिडेट्स या पर्सन विद डिसेबिलिटीज या एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। कैसे फिल करना ये आपको मुझसे बेहतर पता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, एक बार जो आपने फिल कर दिया तो बेसिकली एक ही रीजन के 2 से 3 सेंटर्स आप चूज करते हो और उन्हीं में आपका एग्जाम लगता है। सारे के सारे टेंटेटिव हैं, लाइक अभी कोविड में उन्होंने सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया था, तो ऐसे ही ये चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं, है ना। रिकमेंडेशन पर आपकी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो ध्यान से देना, ठीक है। और बाकी देखो कमीशन के पास रिजर्व है राइट टू कैंसिल एनी सेंटर एंड आस्क द कैंडिडेट्स ऑफ दैट सेंटर टू अपीयर फ्रॉम अनदर सेंटर। कई बार ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके दूसरे सेंटर पर एग्जाम कराया जाता है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एग्जाम के 4 टायर होते हैं, इसके बारे में मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ और भी ज़्यादा डिस्कस करूँगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, फॉर्मूला क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स की जो टेंटेटिव आंसर कीज होती है वो 1 वीक के अंदर अपलोड कर दी जाती है एग्जाम के बाद, और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो 100 रुपीज़ दे करके आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ये नॉन रिफंडेबल होता है, सही हुआ तो भी पैसा जाएगा, गलत हुआ तो भी पैसा जाएगा, ठीक है। और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा से टेंटेटिव, सब कुछ टेंटेटिव रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपके हाथ में जॉब ऑफर ना आ जाए, ठीक है। और री इवेल्युएशन और रीचेकिंग स्कोर्स की नहीं होती है। बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो टायर 3 में पेन एंड पेपर मोड पे आती है। पता चले किसी को एक साल 65 दिया, अगले साल 49 दिया, कभी 30 दिया, कभी कुछ दिया, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो UFM इमेजिनरी UFM का भी सीन रहता है, तो बहुत सारे ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती है। टायर 1 में क्या होता है ना। तो सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। पूरा नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़िए, है ना। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी लोगों की तो मैं ज़रूर फुलफिल करूँगा। ये सिलेबस है, सिलेबस के एक पॉइंट पर जाना और उनके नोट्स बना लेना, बेसिकली लिख के रख लेना या प्रिंट आउट निकाल लेना और इसी रेफरेंस में आप पढ़ाई करना ताकि आप एग्ज़ाम से भटको नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, पता चले वो चीज़ें आती ही नहीं हैं, तो उनके बारे में आप करोगे और अच्छे से करो तैयारी। मेरे से जितना हो सकेगा हेल्प करूँगा। और पेपर 3 पेपर 4 GSO का पेपर 3 पेपर 4 GS फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स AAU के लिए होता है, तो इसका भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से बहुत कठिन चीज़ें पूछ ली जाती, नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती जो सबको आती है। उसके बाद टायर 3 होता है, फिर CPT DST होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। DV में क्या क्या ले जाना है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैंने बताया, ये सारी पोस्ट जो यहाँ पर मेंशन है, अगर आप ये फिल कर रहे हो ऊपर तो ध्यान रखना कि ये सारे क्राइटेरिया आप पहले से क्वालिफाई कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप टायर 1 टायर 2 टायर 3 में टॉपर भी हो, ऑल इंडिया रैंक 1 हो और आपकी हाइट नहीं मैच कर रही है, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना था, तो आप नहीं क्वालिफाई कराए जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। SSC बार बार ये चीज़ कह रही है आपसे, तो बिल्कुल मानो उस बात को। और कमीशन सर्वोपरि वो जो कहे वही सही है ना। हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, DDMM YY। तो ये किसी भी चरण में टायर 1 टायर 2 टायर 3 DV कहीं पर भी हो, ये चीज़ें आपको लेकर के हमेशा जानी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक ज़रूर कर देना। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना। सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।